नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो आज के क्लास को आप सब बिल्कुल ध्यान से देखना और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते चलना। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा, आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा, निकेल है। अब बताओ निकेल क्या है? अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके सामने अगर आए निकेल आए, कोबाल्ट आए और लोहा आए, कोबाल्ट आए, ये सारे के सारे क्या है? तो लौह चुंबकीय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। अब बताओ आप सभी, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दिक्पात कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 का बी लगा रहे हो आप लोग, तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इन सारे प्रश्नों को याद कर लो, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये मेरा गारंटी है। बस ये सारा प्रश्न आप याद कर लो। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंग दैर्ध्य है भाई, तरंग दैर्ध्य का जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रम में होता है, और एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन भी है और फोटोन ही है, उसमें जो है कौन सी भौतिक राशि समान रहेगी? तो उसमें संवेग जो होता है वो समान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा 3 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने फोर्थ नंबर सवाल, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के यानी कि पी टाइप के लिए पूछा गया भाई, अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो हम लोग प्रयोग करते हैं किसको? तो वो हम लोग करते हैं बोरॉन को। ऑप्शन ए सही जवाब है। 4 का ए लगा लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, डायोड का उपयोग किया जाता है, किसके तरह किया जाता है? डायोड का उपयोग जो है वो किसके तरह किया जाता है? प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या फिर दिष्टकारी की तरह? किसके तरह करते हैं? तो वो करते हैं रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी की तरह। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए भाई, कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। देखो बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है भाई, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, बस इसीलिए यही जो है मेरा सबसे अच्छा मूल्य है। देखो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, जब प्रकाश स्रोत है और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो इसकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो ये सीधे रूप से क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? बताओ आप सभी, रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। 7 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? तो लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है वो हमेशा अर्धचालक आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताओ कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था? ये बताओ आप सभी, यानी कि ये कब इसको रिलीज किया गया था? तो लेजर को 1960 में रिलीज किया गया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी आ चुका है कि लेजर का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1960 याद रखना। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। देखो क्या कह रहा है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? बताओ, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है? परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या फिर विवर्तन? तो ये हमेशा प्रदर्शित करता है ध्रुवण को। ऑप्शन बी सही जवाब है। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से देखो आप लोग। देखो ये रहा 10 नंबर सवाल, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? 10 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी।
तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा हाइगेंस साहब ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी, अगर कनिका सिद्धांत रहे तो न्यूटन लगाना, नहीं तो हाइगेंस सही जवाब है। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में क्या, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, किससे स्वतंत्र होता है, तो वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एक बार चैट में बता दो आप लोग, इसका चैट में देखना चाहते हैं कितने बच्चे सही आंसर लगा पाते हैं। चलिए, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, बताओ जी, बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, किसी परमाणु का नाभिक जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से, नहीं भाई इससे तो नहीं बनता है, प्रोटॉन से बनता है, लेकिन इसके साथ भी और कुछ आता है तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा, अल्फा कण से तो नहीं बनता, ये बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य की बात हो भाई तो वो सबसे अधिक लाल रंग का होता है, और कम पूछे तो वो किसका, तो बैगनी रंग का होता है। अगर कम विचलन की बात हो तो वो लाल रंग का होता है, और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, इसको भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता एवं कलांतर के बीच कलांतर क्या होता है, ये पूछा गया, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, इसीलिए 14 का क्या लगा रहे हो आप लोग, बी ही लगा रहे हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, 15 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर कितना होता है, बताओ जी कितना इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताओ आप सभी, बताओ आप सभी कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक है, और इसका मान पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो मैं बता दूं, प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो क्या होता है, पहले आप लोग लगाओ, देखते हैं लगा पाते हो या फिर नहीं, पहले फटाफट से एक बार लगाओ कि प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है और इसका मान क्या होता है, ये बताओ आप सभी। तो मैं बता देता हूं, याद रखिएगा, इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, मीटर में ही होगा क्योंकि दूरी है। ओके, चलिए देखिए, 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, एमीटर को शंट कर रहे हैं भाई, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर को अगर शंट करते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए, 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है, तापमान गुणांक का मान कितना होता है, अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान पूछा गया आप सभी से, तो अर्धचालक के लिए अगर जब भी बात हो तो वो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 17 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, 18 नंबर सवाल देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, समरूप, त्वरित, अपसरित या फिर अवमंदित, कैसी होती है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा त्वरित होती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखना आप सभी, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन कौन से बच्चे लगा पाते हैं, क्या लगा रहे हो, विद्युत क्षेत्र। ओके ओके, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए, 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, और हाँ एक बार चैट सेक्शन में बता दो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, बता दो आप सभी। देखो, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के लिए करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, भाई दो विद्युत आवेश है तो इसमें कौन सा होता है, तो आपको पता चल गया होगा भाई कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है कूलाम साहब का नियम, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी होता है, Q1 होता है और Q2 होता है भाई, इसी में तो होता है, नियम है इसी का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाता है, एक गोलीय दर्पण है जिसको पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, ये पूछा गया, फोकस दूरी कितनी होगी बताओ आप सभी। तो फोकस दूरी क्या होती है, तो वो हमेशा क्या होती है, तो समान रहती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 21 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ध्रुव प्राबल्य का सही मात्रक क्या होता है, बताओ जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है कि ध्रुव
ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्राबल्य की जगह प्रबलता भी रहता है, इसीलिए घबराना नहीं है। 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अब बताओ आप सभी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? तो वो होती है अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 24 नंबर सवाल देखिए, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो जो होता है वो 42 डिग्री लगभग में होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण? इंद्रधनुष का निर्माण किस में होता है भाई? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हो, इस चैप्टर को पढ़े हो, आपको पता होगा कि ऑप्टिक्स यानी कि जिसको हम लोग प्रकाशिकी बोलते हैं, ऑप्टिक्स कम से कम 30 से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है भाई, इसीलिए ऑप्टिक्स चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसी में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। चलिए 25 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जब भी पूछे तो वो हमारा शून्य होता है। अगर सिर्फ पूछे एमीटर का प्रतिरोध, सिर्फ पूछे सिर्फ रहे एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो बहुत कम होता है, इसको आप याद रखना, बहुत कम होता है, कम होगा। और यहाँ अगर वोल्ट मीटर का पूछे, अगर वोल्ट मीटर का पूछे तो क्या होता है, वोल्ट मीटर का क्या होता है तो अनंत होता है, इसको आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए 27 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, बताओ आप सभी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछा गया, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कौन सा होगा? 27 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब। तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर का परिणाम है? भाई लेंज का नियम, ऊर्जा लगा लो, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है, बताओ आप सभी। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या लगा लो, 29 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, क्या करा, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या कितना होता है? नीले रंग के लिए पूछा गया कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, तो मैंने ट्रिक बताया था, बी बी रोय रोय जी बी, बस इतना याद कर लो ना भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बी बी किसके लिए, तो जी बी के लिए रो रही है। चलो यहाँ मान बैठा देते, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। किसके लिए पूछा गया, तो एक हमारा क्या है, तो ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, तीसरा रेड है, चौथा ऑरेंज है। लिख लो आप सभी यहाँ, चलो मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो कहीं कॉपी में लिख लेना। ये क्या हो जाएगा, तो ब्लैक हो जाएगा। ये क्या होता है, तो ब्राउन होता है, याद रखना आप सभी। ये क्या है, तो रेड होता है। और ये क्या है, ऑरेंज है, ओ आर जी यहाँ लिख देते। चलो ये क्या है, तो येलो है, इसको याद रखना। और ये क्या है, तो ग्रीन है, ग्रीन है, इसको भी आप याद रखना। और ये क्या है, तो ब्लू है, ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है ना। तो देखो किसके लिए पूछा गया, नीले रंग के लिए, तो ब्लू के लिए कितना है, तो 6 लगा लो, कौन सा, तो ऑप्शन डी में दिया गया। और याद रखना इन सारे प्रश्नों को, यानी कि कॉपी में अगर कहीं जगह है तो इसको लिख लो, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कर ले तो वो हमेशा चांदी होता है, सिल्वर होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है, नमन को न से नमन, न से 90 डिग्री, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखना आप सभी। ओके, अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे, क्या दो यहाँ से क्वेश्चन बनता, अगर पूछे विषुवत रेखा पर, क्या विषुवत रेखा पर अगर पूछे, विषुवत रेखा के लिए क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है, लेकिन नमन कोण के लिए 90 डिग्री होता है। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापेगा भाई? तो प्रतिरोध का ओम होता है, आपको भी पता है, ओम ऐसे होता है, ओम होता है। विभवांतर का क्या, तो वोल्ट होता है, VOLT होता है। धारा का एम्पियर होता है, पता होगा।
और कौन सा होगा, तो यहाँ वोल्ट मीटर के लिए तो भाई विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर विभवांतर ही तो मापता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा है, बताओ आप सभी। नीचे में कौन सा है जो बेसिक गेट है, तो वो हमारा हो जाता है एंड और नोट। क्या, एंड और नोट, ऑप्शन ए में ही दिया गया करेक्ट आंसर है। अगर इन सारी चीजों का अगर पूछे बूलियन व्यंजक क्या होता है, यानी कि उस सूत्र पूछे, तो चलो मैं सारे चीजों का बता देता हूं। देखो एंड के लिए क्या होता है, तो ए इंटू बी बराबर वाई होता है। और के लिए मतलब और जोड़ वाला जब भी आए ए प्लस बी बराबर वाई होता है और के लिए। नोट मतलब भाई नहीं है, यानी कि अगर ए पर ऐसे ऊपर में बार लगा है तो बराबर में ए हो जाएगा, ऐसा वाला है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नोट के लिए ये हो जाएगा, और के लिए और ये हो जाएगा। एंड के लिए अगर नेंड पूछे, एंड की जगह नेंड रहे तो ऐसे ऊपर में बार लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। और की जगह नोर रहे तो ए पर बी और ऊपर में ऐसे लाठी लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आ गया। चलिए कहीं जगह कॉपी में लिख लो। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 36 का। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ आप सब। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो एक तो होता है मीटर इनवर्स और दूसरा होता है डायोप्टर। तो कौन सा, तो डायोप्टर यहाँ पे दिया गया, करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा यानी कि KWH जो है वो किसका मात्रक होता है, तो वो हमारा ऊर्जा का होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने से संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट है, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने से उसकी धारिता जो होती है वो क्या होती है, ये पूछा गया है, तो वो हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है, आपको भी पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आसान सा सवाल है, इसमें टाइम ज्यादा लगाना नहीं है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न क्या करता है? समरूप वेग से यहाँ चलायमान आवेश है क्या, ये एक समान वेग नहीं है, यहाँ समरूप वेग है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग, तो यह होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का जो मान होता है वो हमारा 0 एंड 1 के बीच होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 0 और 1 के बीच होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कूलम्ब बल है, कैसा बल है बताओ आप सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कूलम्ब बल कैसा बल है, तो ये हमारा केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी क्या धारा को घटाना चाहिए? करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 50 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए फटाफट चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ये रहा, इनमें कौन आवेश रहित है, यानी कि कौन सा है जो चार्ज से हमेशा मुक्त रहता है? अल्फा होगा, बीटा होगा, फोटोन होगा या फिर प्रोटोन होगा? तो भाई इस पे चार्ज होता है, इस पे भी होता है, ये भी नहीं होगा, और इस पे भी होता है। ये अल्फा फोटोन जो होता है ये जो होता है ये हमेशा मुक्त होता है चार्ज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उदासीन होता है। अगर पूछे इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बताओ आप सभी। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति, क्या एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है, उसको देखने के लिए व्यवहार कौन सा लेंस करेगा वो, तो वो हमेशा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष है तो वो उत्तल लेंस होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये बेलनाकार लेंस का कब उपयोग करते हैं, ये करते हैं अबिंदुकता को दूर करने के लिए, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने रहा 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? तो विद्युत हीटर में जो तत्व
व्यवहार करते हैं वो नाइक्रोम का करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण क्या हो सकता है, इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला या फिर इसका आयाम। 49 का करेक्ट आंसर बताओ। ये जो है इसकी आवृत्ति, इसका कारण है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो आधारित होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 का बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे 50 ऑब्जेक्टिव जो मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक कर देना। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।